हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 9th का जो सिलेबस हम लोग शेयर कर रहे हैं। उस सिलेबस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, पॉलिटिकल साइंस, जो चैप्टर मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाया था आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स है, पार्ट 3 बोल सकते हैं आप, वो आज मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि आने वाले जो एग्जामिनेशन है या उसके बाद के एग्जामिनेशन है जिसमें आपको फुलफिल हो, तो समझने की बात यह है कि अभी का जो पोर्शन हम लोग देखेंगे, जो एक रिकैप मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान का जो संवैधानिक ढांचा था, उसमें कितने मेंबर्स कैसे कैसे बन के तैयार हुआ, ये मेन पोर्शंस हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट में है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसमें बाकी जो हमारे रिफॉर्मर्स है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको देखने और समझने की ज़रूरत है। सो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इमेज में जो है मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये भी संविधान सभा में, संविधान निर्माण में इनका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा है। और इनका पूरा नाम है वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल। इनका जन्म 1875 में हुआ था, गुजरात में हुए थे इनका जन्म, और 1950 तक ये रहे मिनिस्टर ऑफ होम, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द एंटरिम गवर्नमेंट, लॉयर एंड लीडर ऑफ बारदोली पीजेंट सत्याग्रह में इनका काफ़ी खासा योगदान है। प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, यानी भारतीय जो स्टेट थे, जो राजा, छोटे छोटे जो राजकुमार जो उस पर कैप्चर किए हुए थे, उस स्टेट्स को मिलाने में, मर्ज कराने में इनका खासा योगदान रहा है। सो मेकिंग लाइक साउथ अफ्रीका, जैसा कि हम पढ़े हैं, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। हमारा देश जिस स्थिति में है कि कितना डाइवर्स है हमारा देश। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। देश की आज़ादी जो हुई, मिली, वो धार्मिक बंटवारे पर जाकर के आज़ादी मिली। धार्मिक जो बंटवारा था वो आधार पर हुई। At the time of the people of India emerging from the status of subject to the citizens, the country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. तो ये भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा ही ट्रोमेटिक कंडीशन रहा। देश का बंटना 14 अगस्त 1947 को ही दो देश बट जाना, दो हिस्सों में, दो कंट्री का दो टुकड़ा हो जाना। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, यानी कम से कम 10 लाख लोग की मृत्यु हुई थी। ये किताब बता रहा है, इतिहास बता रहा है, लेकिन फैक्ट फिगर की नहीं होने के कारण हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। दोनों बॉर्डर का जो पार्टीशंस हुआ उसमें ये द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड्स वेदर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया और with Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of country did not look as secure as it does today. तो स्थिति ऐसी थी कि जो संविधान सभा थे, जो बना हुआ था, उसमें देश आज़ाद हुआ, बंटवारे हुआ, उसके बाद किस स्थिति में देश जो मिला था उसको शासन करने के लिए जो सरकार बने, तो कोई रिटन जो रूल बुक होनी चाहिए थी, वो रूल बुक आप कह सकते हैं। सो इट डज टुडे द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट
and the futures of the country. यहाँ पर देखिए, speak to your grandparents or some other elders in your locality. Ask them if they have any memory of partitions or independence or the making of the constitutions. बट चांसेस कम है कि अभी कोई बंटवारे के समय का या आज़ादी के लिए लोग बचे हुए हों। दूसरे पर्सन्स का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर है, वो है टी कृष्णमाचारी। इनका जन्म 1899। ये सब रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आएगी। टी कृष्णमाचारी, बॉर्न 1899 एंड डेथ 1974। तो ये काफ़ी बाद तक रहे, आज़ादी के मिलने के बाद भी। बॉर्न तमिलनाडु, मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, एंटरप्रेन्योर एंड कांग्रेस लीडर, लैटर फिनांस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट की ये टी कृष्णमाचारी जो फ्रांस मिनिस्टर बने। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशंस देखेंगे तो डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द makers of Indian constitutions. Unlike South Africa, they did not have to create consequences about what a democratic India should look. भारतीय लोकतंत्र कैसा दिखता है, तो ये यहाँ पर है। Like much of these consequences had evolved during the freedom struggle, our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. So there were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. यानी जो राजनीतिक दल से लेकर के और भी स्ट्रगलर थे, वो सभी लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, जो बचे हुए थे, वो सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन इस संविधान को बनाने में रहा। एज फार बैक एज इन 1928 की बात है। अब यहाँ से देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूँ। एज फार एज बैक इन 1928, मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत के लिए संविधान इन्होंने ड्राफ्ट किया। इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। तो 1931 के कराची जो है, कराची जो पाकिस्तान में है, उसमें वहाँ पर नेशनल कांग्रेस में भी मीटिंग हुई और वो उन लोगों ने सोचा समझा कि कैसा हमारा देश का संविधान होना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the constitution of independent India। So the जो स्वतंत्र भारत है उसकी आज़ादी के अक्षुण्ण रखने के लिए, सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए, लोगों को जो भी परेशानियां हो उससे सुलझाने के लिए ये एक लिखित संविधान का ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई, may deliberate on the one constitutions। So the familiarities with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। The British rule had given voting rights only to a few। On that basis the British had introduced very weak legislature। तो वोटिंग के आधार पर जो अंग्रेज थे, वो जो लेजिस्लेचर जो डिज़ाइन किए थे, काफ़ी वीक लेजिस्लेचर था। इलेक्शन वर हेल्ड, तो पहला इलेक्शन अंग्रेज के रहते हुए देख लीजिए, इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया।
These were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures. ये इसका नतीजा है कि भारतीय जो संविधान की जो विवरण है, पूरी रूपरेखा है, फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट बना था, अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था। उस एक्ट के तहत कैसे संविधान क्या होना चाहिए, और देखिए 1935 से ही इसकी झलक तैयार हो गई थी। यानी कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि आज़ादी की जो खुशबू थी धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। Years of thinking and deliberation on the framework of constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these थिंग्स suited और कंट्री और नॉट, यानी जो भी चीज़ें हमारे देश के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये एक डिस्कशन का मुद्दा था। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु देन वेयर वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन कौन थे? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in the making the constitutions. The drafting of a document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly, चुनी हुई जो रिप्रेजेंटेटिव है। Election to the Constituent Assembly were held in July 1946. Election to the Constituent Assembly were held in 1946. Its first meeting was held in December 1946, soon after the country was divided into India and Pakistan. Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299. ये देखिए आप, यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। The Constituent Assembly had 299 members, 299 members थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 जनवरी 1949। असेंबली adopted, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, असेंबली adopted constitution on 26 जनवरी 1949 and later 26 नवंबर 1949, but it came effect on 26 जनवरी 1950। बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, बट इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। यानी नवंबर देखिए तो आप दिसंबर, और इधर 2 महीना बोलिए, 2 महीना बाद ये लागू हुआ। टू मेक दिस डे वी सेलिब्रेट January 26 as a Republic Day every year.
So why should we accept that constitution made by this assembly more than 6 decades ago? So we have already noted one reason above. The constitution does not reflect the views of its members alone. It expresses a broad consequences of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitutions afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitutions exist as a mere mere pieces of paper. No one actually follows it. The experience of our constitutions is different. However, over the last half a century, several groups have questioned some provision of the constitutions, but no large social group or political party has ever questions the legitimacy of the constitutions itself. So this is a unusual achievement of any some constitutions. ये अपने आप में एक अलग ही पहचान बनी हमारे संविधान की. द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट the Constituent Assembly represented the people of India. These were no universal adult franchises at that time. So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all of the people of India. It was It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature. आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में, दाहिने साइड में भी फोटो में थे जो मैं नहीं बता पाया, एक बार मैं बता दूँ आपको. तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति. इनका जन्म 1884 को हुआ था और 1963 तक ये रहे. बॉर्न बिहार, प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, लॉयर भी थे, known for his role in the chairperson. So these are the times, 3 times to president Congress, later the first president of India. इसके बाद आप देख सकते हैं जयपाल सिंह है, 1903 को इनका जन्म हुआ और झारखंड में इनका जन्म हुआ है. स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशनिस्ट थे. देन H.C. मुखर्जी 1887 को जन्म हुआ, 1956 तक रहे. एंड बॉर्न इन बंगाल, वाइस चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट देखिए जी दुर्गाबाई देशमुख. इनका जन्म 1909 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1981 में. तो ये सारे 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं. इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट mentioned above. This ensured a fair geographical share of the members from all regions on the country. The assembly was dominated by annual Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस एक संस्था है उसको डोमिनेट कर रही थी. द पार्टी दैट लीड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress in social terms too. The assembly represented members from different languages, groups, caste, classes, religious and ऑक्यूपेशन. यानी संविधान में ये सारी चीज़ों का खासा ध्यान रखा गया. इवन इफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. वोट देने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? इट्स कंपोजिशन वुड हैव नॉट बीन. फाइनली द मैनर इन विच द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स sanity of the constitutions. तो ये and the constituent assembly work in a
systematic, open and conclusive manners. First, some basic principles were decided in and agreed upon. Then, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरपर्सन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the constituent drafted committee chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion. Several rounds of through the discussion took place on the draft constitution. Clause by manual, or more than 2000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days, spread over the 3 years. So every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को रखा गया है। प्रिजर्व मतलब बचा के रखना। These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provisions of constitutions. यानी हमारे देश के हर हिस्से के जो लोग हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी कलर की हो, वो सभी की भागीदारी हो इस संविधान बनाने में, निर्माण करने में. So these are used to interpret the meaning of the constitutions. गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. द नेक्स्ट पॉइंट है बालदेव सिंह. 1901 में इनका जन्म हुआ, 1961 तक ये रहे. तो ये करीबन 62 ईयर्स. बॉर्न इन हरियाणा एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स ऑफ पैंथेटिक अकाली पार्टी इन पंजाब के थे ये. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट on different subjects. As this stage, let us begin by understanding the overall philosophy. philosophy का मतलब होता है दर्शन, यानी आपकी सोच समझ क्या है इसके ऊपर है. on what your constitutions is all about them. So we can understand by reading the views some of the major leaders on our constitutions, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble of the constitutions, यानी जो प्रस्तावना है भारत का संविधान का, उसका जो दर्शन जिसको कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है. So the dream and the promises. Some of you may have noticed and name missing from the sketches of the makers of Constituent Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly. Mahatma Gandhi, he was not a member of Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision years ago, writing in his magazine Young India in 1931. यंग इंडिया, ये मैगजीन का नाम है यंग इंडिया, और ये कब लिखा गया? 1931 में. he had spelled out what he wanted to constitution to do. ये देखिए गांधी जी का अलग अलग किस तरह से सोच था, तो हम लोग वो देखेंगे बहुत कम समय में. कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, इनका भी कंट्रीब्यूशन था. भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तो इस तरह से ये कुछ चुनिंदा लोगों की लिस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहे हैं. जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सोमनाथ लाहिरी. तो इस तरह से जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है जो वो इम्पॉर्टेंट है. फिलॉसफी में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल. Values that inspired and guided the
freedom struggle and were in turn nurtured by the formed then foundation of India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. यानी ये सारी चीज़ें जो भारत की प्रस्तावना जो है उसमें बना हुआ है, दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्रियम्बल है इसको शॉर्ट में मैं बता दूँ जल्दी से, इसको समझने की ज़रूरत है। तो कम से कम ये चैप्टर्स को ऑलमोस्ट तो पूरा नहीं मान सकते हम, लेकिन फिर भी प्रियम्बल को आप समझ लीजिएगा। तो 2-3 मिनट में प्रियम्बल समझने की कोशिश करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, और ये इसमें ये प्रस्तावना में ये बताया गया है कि ये इट इज़ अ हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आत्मा है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम भारत के लोग जो सोवर्जन का मतलब होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। लोगों को पूरा अधिकार होना चाहिए कि किस तरह से वो अपने अधिकारों का ये कर पाए। देन सोशलिस्ट, secular, democratic republic। Secular wealth is generated socially and should be shared equally by society। Government should regulate the ownership of land and industry to reduce। And secular citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन्स, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रेस्पेक्ट्स। तो सभी को जो समान अधिकार मिले, राइट्स मिले, ये एक हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर हम देखेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, and elected their rulers hold the account of evil। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक। उसके बाद पॉइंट है रिपब्लिक, मीन्स गणराज, हेल्ड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन नॉट हेरिडिटरी पर्सन। पोजीशन यानी कोई भी चुना जाए वो वंशानुगत नहीं हो, सभी को हक मिले। इन जस्टिस मतलब सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन्स, जेंडर, सोशल इनइक्वलिटीज़। तो ये न्याय मिले। एंड लिबर्टी जो आज़ादी है, टू देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक और हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे टू विश टू फॉलो देयर द थॉट्स। एंड इक्वलिटी, so all are equal before the law। The traditional social inequalities have to end it। Government should ensure opportunity। एंड लास्ट है फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, जिसको कहते हैं ऑल ऑफ अस शुड बिलीव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, लाइक सेम फैमिली। तो ये हमारा जो संविधान है, इस संविधान की जो रूपरेखा है, यही जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की आज़ादी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nations। तो ये सारी चीज़ें जो है in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves these constitutions। तो ये हमारा जो प्रस्तावना है, इस मेन प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें लिखी गई है, जिससे कि हम समझ सकते हैं इस स्थिति में कि भारतीय संविधान जो है या किसी भी देश की संविधान है उसको होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंगली उस देश की रूपरेखा, जो डेवलपमेंट की रूपरेखा है वो तैयार होती है। द नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में, जो कि आप जानते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो किया गया है कि इंस्टीट्यूशंस के आधार पर, यानी जो हमारे देश का जो ऑर्गन्स है, जो विधायिका, लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव और ये बॉडी है, उस बॉडी के आधार पर जो हमारे संविधान को जो हेल्प सबके द्वारा जो हेल्प मिलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है कि लेजिस्लेटिव जो है, जुडिशियरी है और एग्जीक्यूटिव है, न्यायपालिका, कार्यपालिका एंड विधायिका, इन तीनों अंगों को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को डिज़ाइन किया गया है। तो उस उम्मीद के साथ कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।